नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं देश तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज की सबसे बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। एक तरफ कोरोना की बढ़ती रफ्तार और दूसरी तरफ कोरोना से लड़ते हुए जिंदगी को पटरी पर लाने की जद्दोजहद, दोनों ही जारी है। सरकारों ने यह मान लिया है कि कोरोना से लड़ते हुए ही रियायतों का पिटारा भी खोलना बेहद जरूरी है। इसी पर आज क्या क्या बड़े फैसले लिए गए हैं, देखिए। लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन लागू रखने का इशारा तो पहले ही कर दिया है। अब सवाल बस इतना है कि 17 मई के बाद देश के किन इलाकों में लॉकडाउन रहेगा, राहत मिलेगी तो किन इलाकों में मिलेगी और कितनी मिलेगी। राज्यों ने पाबंदियों में ढील देना शुरू कर दिया है। हरियाणा के रोहतक में बसें चलने लगी हैं। पंजाब के अमृतसर में दुकानें खोलने की छूट दी गई है। अहमदाबाद में किराना सब्जी की दुकानें खोल दी गईं। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर में शराब की दुकानें खोली गई हैं। कोरोना की मार झेल रहे अहमदाबाद में करीब एक सप्ताह के बाद सब्जी, राशन और दैनिक जरूरतों की दुकानें खोली गई हैं। लोगों ने बड़ी राहत ली। हम मौजूद है अहमदाबाद में किराना की दुकान के बाहर और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो किराना की दुकान है वो खुल चुकी है। दरअसल 10 दिनों से ये दुकानें बंद की गई थी क्योंकि इन्हीं लोगों में ज़्यादातर जो केस है वो पॉजिटिव पाए गए थे। करीब 400 जितने सुपर स्प्रेडर पाए गए थे और उसके बाद दुकानों को, सब्जी वालों को, इन सबको बंद किया गया था। आप देख सकते हैं कि जिस अभी जो दुकानें खुली है उसमें कई सारी शर्तों के आधार पर ये दुकानें खोली गई है, जिसमें सोशल डिस्टेंस बेहद ज़रूरी है। गुजरात इस बात पर राहत की सांस ले सकता है कि कोरोना के मामले में दूसरे की जगह वो तीसरे नंबर पर आ गया है, लेकिन मामले वहां बढ़ ही रहे हैं। कोरोना के अब तक 9,592 केस सामने आए हैं। अकेले अहमदाबाद में 6,900 से ज्यादा मरीज पॉजिटिव हैं। पूरे राज्य में 464 लोगों की मौत हुई है। गुजरात में कोरोना का संक्रमण कम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद गुजरात कोरोना से लड़ने के साथ साथ अपने राज्य में आर्थिक गतिविधियां खोलने का भी मन बनाए हुए है। पंजाब और बिहार ने लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश की है। महाराष्ट्र में भी रेड जोन में राहत की उम्मीद नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुछ छूट मिल सकती है। आखिरी फैसला केंद्र सरकार को लेना है, लेकिन सभी राज्य इस बात पर सहमत हैं कि कंटेनमेंट जोन में छूट की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि कोरोना महामारी के संकट में लोगों की जान भी बचाना जरूरी है और जान भी। इसलिए 17 मई के बाद जो लॉकडाउन होगा उसमें ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बाजारों के खुलने में कुछ रियायतें मिल सकती हैं। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। लॉकडाउन 4 रियायतों की क्या होगी भरमार, किन राज्यों की ओर से किस तरह के निर्णय लिए गए हैं, इसके मद्देनजर चले जल्दी से उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। क्योंकि एक तरफ ग्रीन जोन, दूसरी तरफ ऑरेंज जोन और तीसरी तरफ रेड जोन, कहां पर कौन से दुकानें खुली रहेंगी उसके बारे में आपको बताना बेहद जरूरी है। इसी वजह से नजर डालते हैं किन राज्यों में किन चीजों में कितनी छूट संभव है। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। ये देखिए, महाराष्ट्र के आंकड़े आपके सामने रखते हैं। महाराष्ट्र कि प्राइवेट दफ्तर खोले जा सकते हैं। उद्योग धंधे ग्रीन ही नहीं, ऑरेंज जोन में भी खुलने के आसार जताए जा रहे हैं। दोनों जोन में हर तरह की दुकानें खुलने की संभावना जताई जा रही है। रेड जोन में फिलहाल सब बंद रहेगा। गुजरात, अब देखिए, गुजरात सरकार ग्रीन और ऑरेंज जोन में शर्तों के साथ उद्योग खोल सकती है। पुल, सड़क, इमारतें जैसी बुनियादी काम शुरू किए जाएंगे। बाजार खोलने के आसार जताए जा रहे हैं, लेकिन मॉल, कपड़े और लग्जरी सुविधाओं की दुकानें बंद रहेंगी। ये गुजरात सरकार का फैसला। यूपी में रेड जोन के अलावा ऑरेंज और ग्रीन जोन में फैक्ट्रियों को चलाने की इजाजत होगी। ये बड़ा फैसला लिया गया है। सभी तरह के निर्माण काम जारी रहेंगे और बाजार खुलेंगे। होटल और रेस्टोरेंट खोले जा सकते हैं। अब बात राजस्थान की कर लेते हैं। यूपी के बाद राजस्थान आपको लेकर चलते हैं। राजस्थान सरकार की ओर से भी कई फैसले लिए गए हैं। आपको हम दिखा रहे हैं ग्रीन जोन में देखिए दुकान किस तरह से खुली रहेंगी। ये तमाम वो निर्णय हैं जो आम आदमी के मद्देनजर सरकारों की ओर से लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश आपके सामने है। ग्रीन जोन में दुकान खुली रहेंगी, ऑरेंज जोन में भी यही फैसला, लेकिन बाकी मॉल, सलून ये सब कुछ बंद रहेंगे। ये बड़ा फैसला लिया गया है। पश्चिम बंगाल, ये सब संभावनाएं हम आपको बता रहे हैं कि लॉकडाउन 4 में किस तरह की रियायतें हो सकती हैं। राज्य सरकारों की ओर से
केंद्र सरकार के सामने जैसा पक्ष रखा गया उसके आधार पर इस तरह की छूट जिसकी संभावना इस वक्त टटोलने की हम कोशिश कर रहे हैं। और देश में कोरोना का अपडेट क्या है वो भी जानिए। देखिए, देश में कुल केस 81,970 तक इस वक्त आ पहुंचा है। 2,649 लोगों की मौत हुई है, जबकि अच्छी खबर यह है 27,920 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। राज्यवार अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र पहले नंबर पर काबिज है। महाराष्ट्र में 27,524 केस, जबकि 6,059 लोग ठीक होने में कामयाब रहे हैं। 1,019 लोगों की मौतें हुई हैं। अलग अलग राज्यों के आंकड़े आपके सामने हैं। महाराष्ट्र के बाद गुजरात की स्थिति ज्यादा खराब है। राजधानी दिल्ली में देखिए केस 8,470 हैं, 3,045 ठीक हुए हैं, जबकि 115 लोगों की जान गई है। राजस्थान में 4,534 केस, 2,580 ठीक हुए हैं, 125 लोगों की मौत हुई है राजस्थान में। राज्यों के हिसाब से ये हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश 4,426 केस सामने आए हैं, 2,171 ठीक हुए हैं, 237 मौतें हुई हैं। यूपी में 3,902 केस सामने आए हैं। और उत्तर प्रदेश के भी बढ़ते हुए मामले यकीनन चिंता का सबब इस वक्त बने हुए हैं। इसी वजह से राज्य सरकारों की ओर से एक तरफ जहां कोरोना को काबू में करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन 4 के लिए तमाम वो रियायतें ताकि जिंदगी पटरी पर आए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था, जान भी जहान भी, उस दिशा में कम से कम राज्य सरकारें अपने कदम आगे बढ़ाएं, इसकी कोशिश इस वक्त की जा रही है। इसी वजह से हमने आपको संभावनाएं बताई हैं कि कौन सी राज्य सरकार ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन के मद्देनजर कौन कौन से बड़े फैसले ले सकती है। वहीं दिल्ली की बात करें तो कोरोना का भयानक संकट है। यहां पर मरीजों की संख्या हर रोज बढ़ती जा रही है, मगर इस संकट के बावजूद 17 मई के बाद दिल्ली में कई तरह की रियायत मिलने की उम्मीद है, आसार है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने अपने सुझाव केंद्र सरकार को भेज दिए हैं और केंद्र सरकार केजरीवाल सरकार के सुझाव पर फैसला ले सकती है। 17 मई के बाद क्या दिल्ली में खुल जाएंगे मॉल्स? 17 मई के बाद क्या दिल्ली में खुलेंगे बाजार? 17 मई के बाद दिल्ली में क्या चलेंगी बस और मेट्रो? इन सवालों से जल्द ही पर्दा उठ सकता है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों से दिल्ली में मौजूदा हालात पर सुझाव मांगे थे। इन सुझावों को दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को भेज दिया है। ज्यादातर लोगों ने देखो 2 चीजों के लिए बोला है। एक तो मास्क, अगर कोई भी पब्लिक में आता है मास्क लगाना चाहिए। दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग, जो भी चीज ओपन अप की जाए उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। दिल्ली सरकार की माने तो लोगों ने सुझाव दिया है कि कम संख्या में बसें चलाई जाएं, कम संख्या में मेट्रो चलाई जाएं। जैसे लोगों ने सलाह दी है कि बसें चलाई जाए बट फुल कैपेसिटी पे नहीं, कम कैपेसिटी पे चलाई जाए। मेट्रो चलाई जाए पर कम कैपेसिटी पे चलाई जाए, तो ताकि सोशल डिस्टेंसिंग हो। कहीं भी पब्लिक में आदमी आता है तो मास्क लगाएं। लोगों ने मॉल्स और बाजार को लेकर भी दिल्ली सरकार को अपने सुझाव भेजे हैं। लोगों ने कहा है कि 25% मॉल्स खोल दिए जाएं, बाजार ऑड इवन के तर्ज पर खोले जाएं। लोगों ने सुझाव दिए हैं कि कई सारे सुझाव हैं कि भाई मॉल्स को शायद 1/3 खोल लिया जाए। कोई कहता है 25% से खोला जाए, कोई कहता है 50% से खोला जाए। शॉप्स के लिए ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि इवन ऑड कुछ कर लिया जाए, कि भाई जो मेन मार्केट्स हैं उनको इवन ऑड खोले। कुछ लोगों ने कहा हफ्ते में 3 दिन खोल लें। तो इस तरह के बहुत सारे सजेशन हैं। इन सारे सुझावों के आधार पर दिल्ली सरकार ने केंद्र को अपने सुझाव भेज दिए हैं। अंतिम फैसला केंद्र सरकार को करना है। फैसला क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा, मगर फिलहाल दिल्ली में संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली में कोरोना से अब तक 8,400 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक 115 मौत हो चुकी है। जाहिर है संक्रमण फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा। स्थिति नाजुक है और ऐसी नाजुक स्थिति में सरकार क्या फैसला लेगी ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यही है कि सरकार की ओर से आखिर बढ़ते हुए आंकड़ों के मद्देनजर किस तरह का बड़ा फैसला लिया जाता है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण अब लोगों के दिलों में दहशत भर रहा है। यहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 27,000 के पार चला गया है। सबसे ज्यादा बुरे हालात मुंबई के हैं, जहां कोरोना ने भयानक कहर बरपाया है। कोई ऐसा दिन नहीं होता जब महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से बीमार होते लोगों का आंकड़ा चौंकाता न हो। 27,000 से ज्यादा पूरे महाराष्ट्र में संक्रमण के शिकार हैं। अकेले मुंबई में कोरोना के 17,000 के आंकड़े के करीब पहुंच रहा है। सिर्फ 24 घंटे में 1,602 नए मरीजों की पहचान हुई। वहीं 44 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आप यकीन मानेंगे, पिछले 24 घंटे में ही
प्रदेश में 1602 नए केसेस सामने आए हैं। मुंबई शहर में 991 केसेस, ये नए केसेस हैं जो सामने आए हैं। धारावी में केसेस का आंकड़ा 1000 से ऊपर चला गया है। पूरी मुंबई में 2000 से ज्यादा हॉटस्पॉट इलाके हैं। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी धारावी में मरीजों की संख्या बढ़कर 1000 हो गई है। पुलिस और बीएमसी के सामने धारावी में बढ़ते संक्रमण को रोकना भारी चुनौती है। धारावी में 1000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग करना मुश्किल है, ये बात तो हमने सुनी है, लेकिन साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, वो इस जंग में पूरी तरह से शामिल हैं। बढ़ते संक्रमण के बीच लोगों की लापरवाही भी कम नहीं हो रही। मुंबई के अनटॉप हिल इलाके में 15 लोगों ने 3 पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। तीनों पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती हैं। मास्क न पहनने पर पुलिस की टीम ने आरोपियों को टोका तो भीड़ नाराज हो गई थी। मास्क ना लगाने की वजह से उनको इंटरवीन किया। उस पूछताछ के समय उनमें आपस में थोड़ा डिस्प्यूट हुआ। कुछ जो आरोपी हैं उन्होंने आके हमारे जो जवान हैं उन पे और हमारे अधिकारी पे उन पे अटैक किया। मुंबई में संक्रमण का खतरा चरम पर है। ऐसे में माना जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार फिलहाल लॉकडाउन में कोई ढील देने नहीं जा रही है। खासकर रेड जोन के इलाकों को पूरी तरह सील रखा जा सकता है। सरकार ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में कितनी छूट देगी, इस पर भी अभी फैसला नहीं हुआ है। मुस्तफा शेख के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सबसे बड़े हॉटस्पॉट जहांगीराबाद इलाके में कोरोना के बड़े खतरे से निपटने के लिए नए फॉर्मूले को जमीन पर उतारा गया है। यह फॉर्मूला है आसपास की बड़ी आबादी जो स्वस्थ है, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव है, उन्हें कहीं और शिफ्ट किया जाना। जहांगीराबाद इलाका इन दिनों भोपाल में सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है। पूरे भोपाल में जहां 900 मामले सामने आए हैं, वहीं अकेले जहांगीराबाद से 226 केस हैं। यही वजह है कि भोपाल प्रशासन ने जहांगीराबाद हॉटस्पॉट में शिफ्टिंग फार्मूला लागू कर दिया है। इस फार्मूले के तहत जहांगीराबाद में पॉजिटिव आने वाले मरीजों के आसपास रहने वाले घरों को खाली कराया जा रहा है और इनमें रहने वालों को विशेष बसों के जरिए शहर के सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट किया जा रहा है। नगर निगम की तरफ से यहाँ पे एक नई योजना शुरू की गई है। ऐसे लोग जो कि इस इलाकों में रहते हैं, इन गलियों में रहते हैं, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है, ना ही उनमें किसी तरीके का कोई लक्षण है, उन्हें यहाँ से अब सुरक्षित जगहों की ओर भेजा जा रहा है। जहांगीराबाद में 226 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और करीब 9 लोगों की मौत हुई है। प्रशासन ने करीब 1000 लोगों को अब तक जहांगीराबाद से सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया है। अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। जहांगीराबाद से शिफ्ट वही लोग किए जा रहे हैं जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। कोरोना के मामले में भोपाल के बाद इंदौर का दूसरा नंबर है। जहांगीराबाद इलाके से स्वस्थ लोगों की आबादी को हटाना कोरोना के संक्रमण को रोकने की बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। प्रशासन की कोशिश है कि इंदौर की तरह भोपाल में संक्रमण ना फैले। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। कोरोना वायरस की महामारी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन मीडिया से मुखातिब हुई। वित्त मंत्री ने आर्थिक पैकेज की तीसरी किश्त में किसानों और ग्रामीण भारत के लिए पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री के पिटारे से राहत की तीसरी किश्त पूरी तरह से अन्नदाता के नाम थी। निर्मला ने कृषि क्षेत्र के लिए 11 बड़े ऐलान किए। इसमें 8 फैसले कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए हैं, जबकि 3 फैसले गवर्नेंस और रिफॉर्म के हैं। कृषि के आधारभूत ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया। वहीं कृषि से जुड़े छोटे उद्योगों को 10,000 करोड़ की मदद दी जाएगी। कोविड-19 के दौरान पिछले 2 महीनों में बहुत सारे कदम किसानों के हित में उठाए गए और न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए
लगभग 74,300 करोड़ रुपया खर्च किया गया, जो सीधा किसानों को गया है उनकी खरीद करने के लिए उत्पाद की। और इसके अलावा जो पीएम किसान योजना है उसके अंतर्गत 18,700 करोड़ रुपया पिछले 2 महीनों में किसानों के खाते में सीधा डाला गया है। वित्त मंत्री ने किसानों के लिए कई घोषणाएं की। इनमें पीएम किसान फंड में 18,700 करोड़ ट्रांसफर किए गए हैं। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 6,400 करोड़ का क्लेम पेमेंट हुआ। 2 करोड़ किसानों को 5,000 करोड़ का लाभ दिया गया। लॉकडाउन के दौरान 5,000 करोड़ की अतिरिक्त लिक्विडिटी का लाभ किसानों को हुआ है। मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ की सहायता। हर्बल पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पशुपालन के लिए 15,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। 53 करोड़ पशुओं के टीकाकरण की योजना है। ऑपरेशन ग्रीन्स अब सभी फल सब्जियों पर लागू होगा। फसल कटाई के बाद प्रबंधन करने के लिए जो भी सुविधाएं वैल्यू चेन के लिए बनानी है वो उसमें बनाई जाएंगी और इससे लाभ मिलेगा मूल्य संवर्धन के लिए भी, भंडारण की क्षमता बढ़ाने के लिए भी, और कुल मिलाकर किसान की आय को भी इसमें बढ़ोतरी मिलेगी। इसके साथ ही सरकार ने आवश्यक सामानों के स्टॉक की लिमिट हटा दी है। किसानों के लिए अब अंतरराज्यीय व्यापार का रास्ता खोलने की तैयारी की जा रही है। कुल मिलाकर लॉकडाउन में बुरी तरह परेशान हुए किसानों के हालात को सुधारने की कोशिश है। देखना यह होगा कि ये कितनी तेजी से जमीन पर उतारा जाता है। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो किसानों को जिस बात का इंतजार था, तीसरी किस्त में उन्हें बड़ी राहत सरकार की ओर से दी गई है। उधर सेना और अर्धसैनिक बलों में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक सैनिक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद दिल्ली में सेना भवन को सील कर दिया गया है, जिसके बाद सेना भवन को सैनिटाइज किया जा रहा है। पॉजिटिव पाए गए जवान के संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग की जा रही है और सभी को क्वारंटीन किया जाएगा। सेना भवन में आज एक जवान कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और इसके चलते कुछ हिस्से हैं सेना भवन बिल्डिंग के जिनको सील कर दिया गया है और यहाँ पे जो है डिसइंफेक्ट किया जा रहा है उस इलाके को और सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करे जा रहे हैं जो कोरोना वायरस के फैलने के बाद आए हैं और जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का प्रोसीजर है वो भी चालू है इस वक्त और ये जानने की कोशिश है कि कौन कौन वो लोग थे जो इन जवान से कांटेक्ट में आए होंगे। सेना भवन बता दें काफी अहम जगह है जहां से सेना की गतिविधियां होती हैं और पॉलिसीज चलती हैं और यहां पे काफी आला अधिकारी भी बैठते हैं। ये पहला ऐसा केस नहीं है, सेना में पहले भी इस तरह के कोविड-19 पॉजिटिव केसेस आए हुए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि सारे केस जो हैं उनमें से कोई भी ऑपरेशनल एरिया में नहीं है। इसका ये आगे बढ़ेंगे। इन दिनों हर रोज ऐसी तस्वीरें हमारी आंखों के सामने से गुजरती हैं जो हमें अंदर तक झकझोर कर रख देती हैं। ये तस्वीरें हमारे देश के मजबूर मजदूरों की हैं, बगैर जान की परवाह किए जो जहां पर था वहीं से चल पड़ा है अपने गांव की ओर। हाथ में सामान, पीठ पर बच्चा और करीब 500 किलोमीटर तक पैदल सफर। इसे कहते हैं जिंदगी का बोझ, इसे कहते हैं मजबूरी की मार। कहें भी तो क्या, सहें भी तो कैसे। तो दिल्ली से लखीमपुर के लिए चल पड़ा परिवार। कुल 3 बच्चे, एक पिता के कंधे पर, दूसरा मां की पीठ पर, तीसरे बच्चे के सिर पर बैग का बोझ। समझ सकें तो समझिए इस दर्द को। तो बच्चों को ऐसे लाती हैं फिर पैदल चलते हैं? हाँ ऐसे चलते हैं। कैसे? बस पैदल चलते हैं, थोड़ी देर फिर जो ले लेते हैं कन्या, फिर उतार देते हैं, फिर चलाने लगते हैं। बच्चे भी रोते हैं? हाँ रोने लगते हैं, चप्पल टूट गई हम लोगों की। कुछ खाने को नहीं मिला? खाने नहीं मिला फिर। माना कि वायरस का कहर है, हवाओं में जहर है और खतरों का पहर है, पर इन मजदूरों को किसी बीमारी, वायरस और संक्रमण से ज्यादा इस बात की चिंता है कि शहर में रहें तो खाएंगे क्या। इसलिए अंबाला से पैदल चलकर ये मजदूर अलीगढ़ पहुंचे हैं। 12 दिन से लगातार पैदल चल रही हैं, पूरी गृहस्थी और बच्चों का बोझ कांधे पर लादे हुए। जाना मध्य प्रदेश है। कहाँ से आ रही हो? अंबाले से। अच्छा, क्या हुआ था रास्ते में? लॉकडाउन हो गया तो हम लोग चले आए। क्या दिन हो गए चलते चलते? 10-12 दिन हो गया। कैसे चल के आ रहे हो? पैदल चल के आ रहे हैं।
ऐसी ही कहानी इस परिवार की है। अजमेर से 6 लोगों का ये परिवार निकल पड़ा है झांसी के लिए। कई दिनों के सफर के बाद अब तक शिवपुरी पहुंच सके हैं। ऐसी ही एक दर्दनाक तस्वीर गाजियाबाद से आई है। ये दिल्ली के रहने वाले प्रमोद हैं। आंख से देख नहीं सकते, किसी तरह गाजियाबाद पहुंचे और उसके बाद पैदल ही अपने रास्ते पर निकल पड़े। उसके बाद क्या हुआ सुनिए। मेरी मैडम जिसका नाम प्रीति बाला है, वो बहुत बीमार थी। उसकी वजह से मैं यहाँ पर एसडीएम सर की सहायता से 4 दिन प्रेसिडेंट में रुकने के बाद यहाँ पर पहुँचा हूँ और अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। ऐसे अनगिनत चेहरे हैं, अनगिनत कहानियां हैं, अनगिनत शहरों से अनगिनत मजदूर निकले हैं घरों की ओर, मगर इन अनगिनत लोगों का दर्द एक है, तकलीफ एक है और सपना एक है, घर पहुंचने का। आज तक ब्यूरो। न जाने दर्द की ये दास्तां कब खत्म होगी, कब ये मजदूर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। उधर कोरोना काल में अब बात उस सियासी बवाल की कर लेते हैं जो धार्मिक स्थल की दानपेटी की वजह से मचा हुआ है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने धार्मिक ट्रस्ट से सोना लेकर देश को उबारने की बात कही। उसके बाद हंगामा मच गया। जिस कोरोना ने देश की तरक्की की चमक छीन ली, जिसके भयानक मंजर ने लोगों के दिलों में दहशत भर दिया, उस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण एक आइडिया के साथ हाजिर हुए कि सरकार को मठ मंदिरों में रखे गए सोने का इस्तेमाल इस संकट काल में करना चाहिए। पृथ्वीराज चव्हाण ने ट्वीट कर लिखा, देश के सभी धार्मिक ट्रस्टों में रखे सोने की कीमत वर्ल्ड गोल्ड सीएलसी के अनुसार कम से कम $1 ट्रिलियन है। सरकार को इस सोने का तुरंत इस्तेमाल करना चाहिए। इस आपातकालीन स्थिति में सोने को कम ब्याज दर पर सोने के बॉन्ड के माध्यम से उधार लिया जा सकता है। पृथ्वीराज चौहान का ये आइडिया संतों महंतों को रास नहीं आया। अयोध्या के पुजारियों ने पृथ्वीराज चौहान की इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। उनकी बातें बिल्कुल गलत हैं और उसमें पूर्णतः आपत्ति है। हम समस्त देश के मठ मंदिरों के महंतों, संतों, महामंडलेशों को यह निवेदन करेंगे कि इसका घोर विरोध करें और जो भगवान की संपत्ति है उसकी जिम्मेदारी आपकी है, उसकी आप सुरक्षा रखें। कांग्रेस की मानसिकता शुरू से हिंदू विरोधी रही है, मठ मंदिर विरोधी रही है। इसके नाते उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया। इस प्रकार अलूल जलूल बयानबाजी कर रहा है। मठ मंदिर शुरू से ही समाज के लिए समर्पित रहा है। पृथ्वीराज चौहान के सोने वाले बयान पर बीजेपी ने सियासत का गोल्डन चांस तलाश लिया। 24 कैरेट वाले शुद्ध सियासी आरोप। मेरा सोनिया जी से बोले कि बहुत सारी चर्च है दुनिया भर के अंदर, तो चर्च की हमेशा पैरवी करती है, एक आध चर्च का ताला भी खुलवाएं। हंगामा बढ़ा तो पृथ्वीराज चौहान ने अपने बयान पर सफाई दी। लेकिन कुछ समाज विरोधी तत्वों ने मेरी सूचना को तोड़ मरोड़ कर एक महजबी दरार पैदा करने की कोशिश की है। पृथ्वीराज चौहान के बयान को किसने तोड़ा और किसने मरोड़ा ये तो वही जाने, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मंदिरों में रखे सोने की चमक सियासत को कई बार अपनी ओर खींच चुकी है। क्योंकि तिरुपति मंदिर में 9000 किलो सोना है, जगन्नाथ मंदिर में 150 किलो सोना है, शिरडी साईं मंदिर में 376 किलो सोना है, सिद्धिविनायक मंदिर में 160 किलो सोना है और वैष्णो देवी मंदिर में 1.2 टन सोना है। इसीलिए समय समय पर मंदिरों की संपत्ति को लेकर सियासी हलकों में आवाजें उठती रहती हैं, लेकिन ये आवाजें सियासी दीवारों से ही टकराकर अक्सर दम भी तोड़ देती हैं। आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ जहां मंदिरों के सोने को लेकर सियासत जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर में अजान पर रोक के मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम के आदेश को रद्द करते हुए मस्जिदों से अजान की अनुमति दी है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मस्जिदों में अजान से कोविड-19 की गाइडलाइन का कोई उल्लंघन नहीं होता। कोर्ट ने अजान को धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मामला बताया। हालांकि लाउडस्पीकर से अजान की अनुमति नहीं दी गई है। ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार इस पूरे मामले में सियासत भी जारी थी, लेकिन अब
सीधे सीधे कोर्ट की ओर से कहा गया। अजान को धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ उन्होंने बताया है और ये कहा कि लाउड स्पीकर से अजान की अनुमति लेकिन नहीं दी जाएगी। आप जब लॉकडाउन में अपने घरों में सुरक्षित हैं तो देश के डॉक्टर मरीजों की देखभाल में दिन रात एक किए हुए हैं। ये डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी हैं जिन्हें कोरोना वायरस से संक्रमित होने का सबसे ज्यादा खतरा है। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम, अजीब दास्ता है ये। दास्तां यकीनन अजीब है। कोरोना वायरस ने सब कुछ अजीबो गरीब ही तो कर रखा है। ये है डॉक्टर अंजुता देवी, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू बाल चिकित्सालय की जूनियर डॉक्टर। आप इन्हें सच्ची कोरोना वॉरियर कह लीजिए। जब से कोरोना का प्रकोप हुआ है, कोविड वार्ड, ओपीडी और इमरजेंसी के बीच ही इनकी दुनिया सिमटी हुई है। अक्सर ऐसा वक्त होता है जब चाय पीने तक की फुर्सत नहीं होती, लेकिन इस महासंकट के बीच भी जब भी अपने लिए थोड़ा वक्त मिलता है, जिंदगी के खुशनुमा रंग सामने आ जाते हैं। कोविड वार्ड में काम करना आसान नहीं है। कई बार तो ऐसा भी होता है जब डॉक्टरों के मन में भी डर घर करने लगता है। सेकेंड टाइम जो है वो कोरोना ड्यूटी के अंदर में ही थे, तो मैंने बात किया था वो उस टाइम पे भी एसओडी के साथ। उसने सैंपल के लिए बोला, मेरा सैंपल गए, नेगेटिव भी आ गए, सैंपल जो है नेगेटिव आ गए। मैं बहुत डर गई थी उस टाइम तो, क्योंकि मैं कोरोना ड्यूटी में पेशेंट का सैंपलिंग करते थे मैं। लेकिन बाकी डॉक्टरों की तरह डॉक्टर अंजुता के लिए ये एक मिशन है। ड्यूटी लंबी हुई तो क्या, वायरस का जोखिम भी है तो क्या हुआ, कोई गिला नहीं। और मम्मी मुझे एक दिन ऐसे बताया, एक एग्जांपल लेके बोले कि आर्मी ऑफिसर, आर्मी जो है जो वार्ड के लिए जो जाते हैं, तो वार्ड ऐसे शामिल करने के लिए ऐसे कुछ ऑर्डर देगा तो थोड़ी ना छुट्टी ले सकते हैं या काम छोड़ सकते हैं। तुम भी ऐसा ही है। डॉक्टर अंजुता मणिपुर के एक छोटे से शहर की हैं। बचपन में मां को दिल की बीमारी से जूझते देखा, तभी से अपने मन में ठान लिया कि डॉक्टर ही बनना है। मामा हमेशा चाहती है कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बन जाऊं। ऐसे कहानी भी हो, सोने के टाइम पे भी हो, कुछ ऐसे हमेशा इनकरेज करते थे, तुम बच्चे हो, जब बड़ी होगी तुम डॉक्टर बनोगी। डॉक्टरों का जीवन इन दिनों आसान नहीं। ड्यूटी से छुट्टी के बाद अपनी जरूरतें भी तो हैं। डॉक्टर अंजुता के लिए इन जिम्मेदारियों से तालमेल बिठाना बेहद मुश्किल हो रहा है। कितना टफ है अंजुता आपके लिए, क्योंकि घर में सामान कभी कभी ऐसा मन करता होगा कि अस्पताल से जो है घर सीधे जाओ, सो जाओ, कुछ सामान मत खरीदो। ज्यादातर ऐसे ही फीलिंग्स आते हैं कि जब हॉस्पिटल से वापस आती हूँ तो घर जाके सो जाऊं। सबसे पहले मैं रेस्ट करूं, मगर घर पे कोई नहीं है, अकेले रहती हूँ, तो सब्जी लेने के लिए जाना पड़ता है या कुछ ड्रिंक्स लेने के लिए या जूस लेने के लिए जाना पड़ता है मुझे, तो खुद करना पड़ता है सब कुछ। मणिपुर के छोटे से गांव से आई ये युवा डॉक्टर अपने आप इस कोरोना की लड़ाई में एक अहम योगदान दे रही है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।